students. Today in this video we're gonna talk about our part 2 of SST chapters 1. So in previous class we already discussed about the time and frame, and in this video we're gonna talk about the sources of social studies. So पिछले बार जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि टाइम क्या होता है, फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम पिछले जो एडवांटेजेस थे, पिछले जो लोग थे वो लोग किस तरीके से चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते थे, किस तरीके से उनका पता लगाया जाता था, तो उनके इन्फ्लुएंस जियोग्राफी के कितने सारे थे, ये सभी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आधी चीज़ें मैंने आपकी छोड़ दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको सोर्सेज के बारे में बताऊंगी। कुछ हिंट मैंने आपको ऑलरेडी उसमें दे दिया था। नाउ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका सोर्सेज। सोर्सेज में मैंने आपको दो तरीके के सोर्सेज बताए थे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताया था और एक लिटरेरी सोर्सेज बताया था, जिनमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम देखकर फील कर सकते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम कोई रिकॉर्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ के पता लगा सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कौन कौन से चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, या कौन से शासनकाल का शासक किस तरीके से उसका व्यवहार था। सो हम जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे हमने कई सारी मस्जिद देखी, कई सारे टेम्पल्स देखे, कई सारे फोर्ट होते हैं, पैलेसेस होते हैं, तो इन सब चीजों से हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स यही सभी चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद हो गए, किले हो गए, महल हो गए, तो ये सारी चीजें जो भी हमारी पिछले शासनकाल का या जो भी चीजें रहती है वो सब अभी भी हम लोग देखते हैं उसको जाके। बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह होते हैं जिनमें हम जाके उसको घूमते हैं, हमारी ऐतिहासिक इमारतें, वो सभी चीजें हमारी मॉन्यूमेंट्स कहलाती हैं, और इन सब चीजों को देख के हम उस समय का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग्स मतलब क्या? कई सारी हमने म्यूजियम वगैरह अगर हम कभी घूमने गए होंगे तो हमने म्यूजियम में देखा होगा कि कई सारी पेंटिंग्स वगैरह लगी होती है। तो पेंटिंग्स जो होती है उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हमारे शासनकाल में कई सारे राजा ऐसे थे जो आर्ट लवर थे, जिन्हें आर्ट से प्रेम था, कुछ को संगीत से बहुत प्रेम था। ये सब जो लड़ाई झगड़े थे, इनके अलावा भी कई सारी चीजें थी जिनमें उनकी रुचि होती है। जैसे हम ही हैं, हमारी हॉबीज अलग अलग होती है टाइम टू टाइम। कुछ हमारी हॉबीज होती है जो कांस्टेंट होती हैं, जैसे समटाइम्स अगर हमें रीडिंग करना पसंद है तो समटाइम्स हम गाना सुनना भी पसंद करेंगे, म्यूजिक भी पसंद करेंगे, समटाइम्स हमें डांस पसंद होगा तो समटाइम्स हम अदर एक्टिविटीज को करेंगे। इसी तरीके से वो भी जब उनका खाली समय हुआ करता था तो वो भी क्या किया करते थे, ये सभी चीजें पेंटिंग्स वगैरह अपनी बनवाना या म्यूजिक सुनना, ये सब चीजें वो किया करते थे। कभी कभी कुछ चीजें मूर्तकारी वगैरह करवा लेना, कभी वो किया करते थे, या फिर कभी जो बाहर से लोग आया करते थे तो वो उनको एक स्मारक के रूप में, एक स्मृति के रूप में उनको ये चीजें देकर जाया करते थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रॉयल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे रिलीजन, मतलब उस समय के रिलीजन के बारे में, उस समय के रहन सहन के बारे में बताया करते हैं। जैसे कभी कोई चांदी की प्लेट में खाया करता था तो जैसे बर्तन वगैरह देखकर या कोई भी चीज ऐसी देखकर उस समय का अंदाजा लगाया जा सकता था, वो सभी चीजें इंस्क्रिप्शन में आती हैं। जैसे कभी कभी कोई राजा महाराजा होते होंगे तो वो कॉपर की प्लेट में अपना भोजन वगैरह करते होंगे, तो उस समय की चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। कुछ चांदी का यूज किया करते थे, कुछ सोने वगैरह का यूज किया करते थे, तो सबका अलग अलग, ब्रोंज, सिल्वर, कॉपर, तो सबका अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। सबने अपने अपने समय में अपनी अपनी नई नई चीजें जो थी वो चलन में लाई थी। नेक्स्ट आ जाता है कॉइन। अब हम पढ़ेंगे कॉइन के बारे में। इसमें अन्य भी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी
जो पॉइंट आ जाता है वो हमारा होता है कॉइन। कॉइन में क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछली क्लास में ही कि कॉइन भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का और हमारी हिस्ट्री का। जैसे कॉइन्स वगैरह जो भी किसी भी शासन काल में कोई भी राजा जब परिवर्तित होता था, जब तख्ता पलट होता था, जब गद्दी किसी और राजा की हो जाया करती थी, तो उस समय क्या होता था कि हर राजा चाहता था कि हमारे जो राज्य में जो लोग हैं वो हमारी जय जयकार करें। कहीं और अगर हमारा व्यापार होता है, कहीं और हम ऐसी चीज़ों का लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बोलबाला होना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करते थे, जैसे आज ही के टाइम में आप देख लो, कोई भी नया इंस्टीट्यूट खुलता है या कोई भी नई दुकान खुलती है या कुछ भी नया अगर आप काम शुरू करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप उसका धुआंधार उसका एडवर्टीजमेंट करते हो। जैसे इलेक्शंस ही होते हैं हमारे, इलेक्शंस में क्या होता है, कोई भी एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी के ऊपर अपना हक जमाना चाहती है या वो अपना राज्य स्थापित करना चाहती है, तो वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, पैम्पलेट्स वगैरह बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी ये सोचता है कि हम अगर किसी राज्य में अपना हक जमाने जा रहे हैं तो हम उस राज्य में बहुत अच्छी तरीके से पॉपुलर हो जाए। तो बस उसी का कारण था ये, इन्होंने सोचा कि हम अगर अधिपत्य जमा रहे हैं तो अपना पूर्ण रूप से अधिपत्य जमाएं, जिसमें सिक्के भी हमारे हों और अन्य चीजें जो कुछ भी दी गई हैं वो सब कुछ किसका होना चाहिए, उसी राजा के नाम से होना चाहिए। तो ये अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग जितने भी हमारे टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस हुए हैं, सब में सिक्के अलग अलग किए गए। ओल्ड कॉइन्स वगैरह आपने म्यूजियम में अक्सर देखा होगा। कुछ ने सिल्वर चलाया, कुछ ने ब्रोंज चलाया, कुछ ने कॉपर चलाया। तो इस तरीके से जो दाम भी इनके होते थे वो घटते बढ़ते रहते थे, वो सब कुछ ध्यान में रख के इसका चेंज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स की बात करें तो लिटरेरी सोर्स में जो चीजें मैंने आपको बताई ऑलरेडी, कि जो चीजें हमारी रिटन अकाउंट में होती है, जो चीजें रिटन रिकॉर्ड होती है, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, लिटरेरी सोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे पहला आ जाता है हमारा क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स मीन्स क्या होता है, जो भी हम बड़े बड़े विद्वान आए यहाँ पर, जो भी किसी भी राजा के शासनकाल में बाहर से जो विद्वान आते थे घूमने फिरने, यहाँ पर देखने, भारत का जो भी था हिस्सा देखने या घूमने, कुछ भी करने आते थे, तो वो सब कुछ क्या करते थे, अपने एक डॉक्यूमेंट में उन सब चीज़ों के बारे में लिख लिया करते थे। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, आपके स्कूल से टूर वगैरह जाता है, तो आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, सबकी ये आदत होती है, जिनकी नहीं है उनको रखनी चाहिए ये आदत, कि जहाँ भी हम नई जगह जा रहे हैं, अगर हमें कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है, कोई नई चीज़ के बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों को हमें एक जगह नोट कर लेना चाहिए। तो यही वो भी करते थे विद्वान, ताकि आपको उस जगह की जो रहती थी स्पेशलिटी वो आपको पता हो। इस तरीके से वहाँ के जो भी विद्वान आते थे घूमने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एशियन कंट्री का हो, चाहे वो पैसिफिक का हो, पर्शियन हो, चाहे वो तुर्किश हो, कोई भी हो, वो जो भी आता था वो अपनी लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को लिखकर जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या होती थी, कभी किसी राजा के बारे में लिख दिया, कभी किसी जगह के बारे में लिख दिया, तो वो टाइम टू टाइम जो भी उनके मन में आता था, वो जो चीज़ उनको अच्छी लग जाती थी, वो उसके बारे में पूरा व्याख्यान कर लेते थे। जैसे आपको कुछ चीज़ें यहाँ बुक में दे रखी है, विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादित्य चरित्र by Bilhana describes the achievement of Vikramaditya VI, the Chalukya king of Kalyani in South India. जैसे विक्रमादेव चरित्र जो था वो बिल्हाना ने लिखा था, और उसमें क्या था, विक्रमादेव VI के बारे में सभी चीजें उसमें लिखी हुई थी। एक और अन्य आ जाता है आपका राजतरंगिनी, जो कि कल्हाना ने लिखी थी। राजतरंगिनी में क्या होता है, 11वीं सेंचुरी की जितनी भी चीजें थी और कश्मीर से जुड़ी जितनी भी चीजें थी, वो सब चीजें क्या किसमें हुई, राजतरंगिनी में लिखी गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जो थी वो जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, और इसमें जो भी था वो दिल्ली के राइम्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने डेडिकेट किया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है खज़ैन उल फुतूह। खज़ैन उल फुतूह जो होता है वो तुगलक नामा से ही लिया गया है। तुगलक नामा का एक हिस्सा है जो कि अमीर खुसरो ने लिखा था, और खिलजियों के टाइम और तुगलक्स के टाइम पे ये लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता क्या था, ये फरिश्ता ने लिखा था, जो कि दिल्ली सुल्तान
के रिकॉर्ड्स के बारे में था, जो कि 17वीं शताब्दी तक 17th सेंचुरी तक वर्क में आया। तो 17th सेंचुरी तक जो जो भी चीजें हुई वो इसमें तुर्की फरिश्ता में नोट की गई। इसके अलावा आ जाता है हमारा एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी दो चीजें होती है, एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी भी राजा महाराजा का खुद का लिखा हुआ जो भी बायोग्राफी होता है, जैसे हमारी आदत होती है या कई सारे लोगों की आदत होती है, वो अपने दिन भर का जो काम होता है वो एक डायरी में लिखा करते हैं, डायरी में नोट डाउन करते हैं, मुझे क्या क्या अचीव करना है, मेरा क्या क्या एम है या क्या क्या चीज मैंने अचीव कर ली, वो सभी चीजों का रिकॉर्ड जो होता है वो अपनी एक डायरी में लिखा करते हैं। तो ऑटो मीन्स ही होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो जो भी बायोग्राफी होती है, जो भी चीजें होती हैं, अगर वो सेल्फ लिखते हैं, वो अपने बारे में जो चीजें खुद लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं हमारे ऑटोबायोग्राफी। और एक होती है बायोग्राफी जो कि किसी और ने उनके बारे में लिखा हो, जैसे हमें अगर अपने बारे में खुद लिखना है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाया, और हम अगर किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो उस इंसान के लिए उसकी बायोग्राफी हो गई। जैसे बाबरनामा आ जाता है, बाबरनामा जो था, ये बाबरनामा भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको बाबर ने खुद लिखा था। बाबरनामा जो था वो बाबर के ऊपर था और उसने खुद लिखा था। तुजुक जहांगीर एक अलग ऑटोबायोग्राफी है जिसको जहांगीर ने अपने लिए लिखा था। इसके अलावा अकबरनामा, आईने अकबरी, ये भी आपने सुना होगा। अकबरनामा, आईने अकबरी जो है ये सब बायोग्राफी है, ये सब दूसरे के द्वारा लिखी हुई है, जो कि अकबर के ऊपर लिखी थी और इसको लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भी एक बायोग्राफी है जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। नेक्स्ट हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम, हुमायूं जी की सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने उसके हुमायूं के ऊपर, अपने भाई के ऊपर हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट इन सब के बाद हमारा आ जाता है ट्रेवलिंग्स। ट्रेवलिंग्स क्या होता है, ये भी एक तरह का हमारा लिटरेरी सोर्स ही है। ट्रेवलिंग्स में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे बाहर के लोग यहाँ आते थे घूमने फिरने, यहाँ पे आके चीजों को देखा करते थे, उसी तरह के लोग जब आकर अपनी किसी डॉक्यूमेंट्स में, कुछ लोग ऐसे होते थे जो दूसरे देश के राजा द्वारा भेजे जाते थे, तो वो यहाँ की विशेषताओं के बारे में लिख के वहां ले जाया करते थे, तो वहां के डॉक्यूमेंट में उसको पॉइंट आउट कराया करते थे। तो वो सभी चीजें जो हो जाती है वो ट्रेवलिंग्स कहलाती है। तो ट्रेवलिंग्स में हमारा एक आ जाता है जैसे रिहला मीन्स जो इब्न बतूता नाम का एक शासक आया था, एक ट्रेवलिंग आया था, सॉरी, इब्न बतूता के नाम से एक ट्रेवलिंग आया था और उसने क्या किया था, यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जितनी भी स्पेशलिटी थी उसने एक रिटन डॉक्यूमेंट में जाके लिख दी थी, जिससे उस समय का जो भी चीजें थी उस समय का अंदाजा यहाँ पर हुआ था। तो वो भी इसका इब्न बतूता का एक रिहला नाम का ट्रेवलिंग अकाउंट है, रिहला नाम का जो ट्रेवल्स अकाउंट था उसमें उसने जाकर वो सभी चीजें लिख दी। नेक्स्ट आता है हमारा तहकीके मलिल हिंद। तहकीके मलिल हिंद जो था वो अल बरूनी ने लिखा था। अल बरूनी ने भी यहाँ पर आकर यहाँ की स्पेशलिटीज के बारे में अपने समय में वो सभी चीजें उसको जाके लिख दी थी। ये सब चीजें थी। अब इसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन। अब जो भी ये लोग गए वहां पे जाने के बाद उन्होंने सबने अपनी अपनी भाषा में लिखा, किसी ने पर्शियन में लिखा, किसी ने तुर्क भाषा में लिखा, किसी ने हिंदी लिखी, किसी ने अरबिक लिखी, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी। तो उन सभी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, इंग्लिश में, जो जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंज होने लगा, इंग्लिश तो बाद में आई, हिंदी जो थी, हिंदी में सबको ट्रांसलेट किया गया ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो भी यहाँ की स्पेशलिटी को समझ सके, उसको पढ़ सके। तो ये ट्रांसलेटिव जो अकाउंट्स मिलते हैं, ट्रांसलेट कर करके जिन अकाउंट्स को यहाँ रखा गया वो भी हमारे लिटरेरी सोर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? ऐसा ही लिटरेचर जैसे जिसमें धर्म के बारे में बताया गया हो, उस समय के लोगों के बारे में बताया गया हो, कौन सा धर्म प्रधान था उस समय, ये सब चीजें बताई गई हो, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? रिलीजियस लिटरेचर कहलाता है, जो कि उस समय के लोगों के धर्म के बारे में, धर्म ज्ञान के बारे में, सब चीज के बारे में बताता है।
तो ये तो थी बात चैप्टर की। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको ये समझना होता है कि उस समय के मतलब उस चीजों को खोज करने वाले, उस चीजों के पता लगाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, अगर हम किसी भी इंस्क्रिप्शन के बारे में, किसी भी राजा के शासनकाल के इंस्क्रिप्शन के बारे में जो लोग पता लगाते हैं उनको हम बोलते हैं जेनियोलॉजिकल, जिसे हम एक चीज और बोल सकते हैं जेनियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, जेनियोलॉजिकलिस्ट, जेनियोलॉजिकलिस्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, उस समय के राजा के शासनकाल के इंस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एपिग्राफी। एपिग्राफी जो होती है वो एपिग्राफ्स के बारे में बताती है, राजा के एपिग्राफ्स के बारे में बताती है। इसके अलावा जो भी लोग हमारे कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स के कलेक्शंस के बारे में जो भी चीजें हमें पता चलती है वो न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में, न्यूमिस्मेटिक्स से पता चलती है। किससे पता चलती है, न्यूमिस्मेटिक्स से पता चलती है। नेक्स्ट इसके अलावा आ जाता है, आपको ये पता ही होगा हिस्ट्री के बारे में जो लोग पता लगाते हैं उनको हिस्टोरियन बोलते हैं, ये तो नॉर्मल है। हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी पता करते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। और लास्ट हमारा आ जाता है कि कोर्ट हिस्टोरियन के बारे में जो भी हिस्टोरियन अपॉइंट करते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इवन होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स इवनली लिखे हुए होते हैं। और रिलीजियस लैंग्वेज में जो कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं वो सब कुछ कॉमन पीपल के लिए होते हैं, और जितनी भी चीजें होती है वो सब कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। सो ये था हमारा चैप्टर। मैंने आपको इसमें बताया कि जो भी चीजें, टाइम कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, अगर पार्ट फर्स्ट को आप नहीं देखेंगे तो आपको ये पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। आधा चैप्टर मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसमें ही डिस्क्राइब कर दिया था, इस पार्ट में मैंने आपको सोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब किया है। ये सभी चीजों को आप एक साथ सिंक्रोनाइज करके पढ़ें और अपनी फेयर कॉपी में इसके आगे की जो भी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलती है वो सभी चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, एक फेयर कॉपी को बना लें। और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही सही ढंग से पूछना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उस पॉइंट को प्लीज पूछिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आपको ये शर्म फील हो कि हम पूछ लेंगे तो हमें कैसा लगेगा, लोगों को लगेगा हमें नहीं आता, आपके क्लासमेट्स को लगेगा हमें नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आप अगर पूछ लेते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ही आपको ये झिझक महसूस होगी। अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको आगे मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।